और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दिल की बात है, यह रोड बन के रहेगा और इसमें आप सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो अभी थापा जी ने एक बात बोली है कि मैं किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए सब फंडिंग की जरूरत पड़ती है, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए। अब माताएं वहाँ पर बैठी हैं, चाय की व्यवस्था होनी चाहिए, इतने सारे लोग वहाँ बैठे हैं, उनको पंखे की या दरियों की सबकी जरूरत पड़ती है सर। तो फंडिंग बहुत जरूरी है। यहाँ से लेके वहाँ जाना, अभी आपने कहा कि 26 तारीख को आप एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं, तो सर आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे? आपने किसी संपर्क किया? मैं उस दिन पहले दिन जिस दिन मैं वहाँ पे आया था, उस दिन आपको मैंने बोला था माइक से, वो रिकॉर्ड में है कि सर कभी बस की जरूरत पड़ेगी तो 2-4 बसें जहाँ से आपको घुमा के वहाँ को लेके जाइए। याद है आपको? संसाधन कहाँ से आएंगे सर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ऐसे में बैठे रहेंगे, संसाधन नहीं आएंगे। आप किसी ट्रांसपोर्टर को बोलोगे, आप किसी को भी बोलोगे, वो पैसा लेगा सर, पैसा मांगेगा। क्यों नहीं मांगे? उसका भी हमें ध्यान रखना है। फंडिंग जरूरी है, नाजायज फंडिंग की जरूरत नहीं, हम किसी से जाके मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई फंडिंग देना चाह रहा है उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अन्ना हजारे जी जब वहां पे बैठे थे, वहां भी फंडिंग की जरूरत पड़ी सर। वहां भी तो लोगों को बिठाया, शामियाना लगाया, जो लगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा सर। तो मेरा ये मानना है, जिसके पास जो सुविधा है वो इस आंदोलन में अपनी सुविधा को पास ऑन करे। आपको बस की जरूरत है, मैं देता हूँ बस आपको 26 तारीख को। आप बोलिएगा एक बस दराज लाके लगा दीजिए, एक बस वहां। और मैंने उस दिन एक और बात बोली थी, जब आपका आंदोलन 2 बजे छूटता है, अगर 1:30 बजे मेरी स्कूल की बस वहां से आ रही है, तो वो जितनी भी मात्र शक्ति है उनको बिठा के किसी को यहाँ छोड़े, किसी को वहां छोड़े। बोला था, मुझे याद है, बोला था आपने, बोला था। जाती है, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया था अपने जो हमारे कैप्टन साहब जो हमारे ट्रांसपोर्ट का देखते हैं जी, मैं कहा था कोई भी लेके अगर वहां से आ रही है या कोई आदमी आ रहा है, वो हाथ दे रहा है, आप उनको बिठा के लेके आ जाए। सर मेरे पास साधन है, आप उसका उपयोग करिए ना। जिसके पास बस नहीं है वो कैसे देगा आपको? जिसके पास जो चीज है वो प्लीज इस आंदोलन के लिए अपना सहयोग करें और दिल से करें। तो ये नहीं कि आसान नहीं कर रहे कि आपको मैं दे रहा हूँ, ये वो नहीं। और आप सही बात है, आप पैदल यात्रा करके आए दिल्ली से, और आपने हमें बहुत सही बात बोली, दिवाली में आपको टाइम मिलते थे, आपने अपना पूरा टाइम आंदोलन को दिया। आपने अपना फसल काम नहीं कर सकते, आपने वो काम आंदोलन को दिया, उससे फायदा सबको होगा सर। हमारा स्कूल है, एमके स्कूल है, इधर मिथाली जी का स्कूल है, विजय विद्या मंदिर, सबको फायदा होगा। क्यों ना हो? हम अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं सर। हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम ऐसे किसी आंदोलन में काम कर रहे हैं, सबको फायदा होगा सर, इससे पूरे ग्लोबल मार्केट को फायदा होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी से जो आप लोग नहीं अच्छे अच्छी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, लोग यहाँ रहने शुरू करेंगे, आपके हरिद्वार का मार्केट बहुत पास हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जिनके पास जो संसाधन है, अब ये हमारे बैठे हैं पासे साहब, ये आदमी कितना कर सकते हैं ना सर? ऐसे जिसके पास जो है सर, किसी के पास 50 दोस्त हैं, वो भी दोस्तों को ला सकते हैं ना सर, वो भी बहुत बड़ी बात है सर। सिर्फ यही नहीं कि बस भेजना एक बड़ी बात नहीं है, आदमी इकट्ठे करना दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं यही कहूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वहाँ है, और प्लीज जिस भी संसाधन की जरूरत, मैंने बोला था किसी भी स्कूल वाले को, वाई ओनली एरियन, कोई भी स्कूल वाले को बोले तो मना नहीं कर सर। और मैं आज अध्यक्ष साहब की तरफ से भी बोल रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के, स्कूल मैंने उस दिन बोला था सारे स्कूल वाले सपोर्ट करेंगे आपको, क्योंकि ये सबके लिए फायदेमंद है। हमारे अध्यक्ष साहब का भाई का खुद स्कूल चल रहा अपना लाल डाला, उनको भी दिक्कत होती है आने जाने में, तो सबको फायदा है सर इससे। और सब अपना सब इस आंदोलन से अपना फायदा देख लेना सर, ये आंदोलन ऐसे खुश हो जाएगा। तो अपने फायदे के सोचिए, हमारे आंदोलन का फायदा अपने आप हो जाएगा सर। हम कहते हैं मैं 100% दूंगा, हमारे को टीचर भी आता है, कहता है कि मैं सर 100% दूंगा, मैं कहता हूँ 100% मत दीजिए, आप 70% दे दीजिए, उतना ही बहुत है। का मकसद ये था कि ये जो मार्ग है, इसको जिस प्रकार से ठंडे बस्ते या कब्र में बिल्कुल गाड़ दिया गया है, इसको किसी प्रकार से निकालना है, कब्र से बाहर निकालना है, इसको जीवित करना है, और फिर जो है काम लोग अपने आप करते हैं। और आज भी लोग अपने आप काम कर रहे हैं। और जो हमारे धरने पे आया है,
2 दिन आया 3 दिन आया है, वो देख रहा है कि धरना किस प्रकार से चल रहा है। और मेरा शुरू से यही था कि मैं एक ऐसा आंदोलन करें हम जिसमें जो है सब कुछ लोगों के हाथों में हो, सब कुछ लोग करें, ना कोई चंदा ना कुछ इस प्रकार से। और अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कहीं से कोई चंदा नहीं लिया है और इतना बड़ा आंदोलन मैं कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं इस समय जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से आपकी छानबीन करती है। मेरी चाहे बैंक डिटेल होगी, चाहे मेरी जो हिस्ट्री होगी, सब खंगाल दी होगी उन्होंने कि किसी तरह से, क्योंकि आज ये आंदोलन दिल्ली तक पहुंच चुका है। आप जानते हैं कि 2 पत्र, चाहे वो राम कंडवाल जी ने दिया है, हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनका भी हमने सम्मान किया था। और जो भी अच्छा कार्य करता है वो उसका सम्मान हम लगातार करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। राम कंडवाल जी ने एक पत्र दिया, उसके बाद जो यहाँ पर कांग्रेस के जो एक प्रभारी जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी दिया। तो 2 पत्र नितिन गडकरी जी को मिल चुके हैं। और ये हमारे आंदोलन का ही एक जिस प्रकार से आंदोलन हमारा चला, उसी का परिणाम है कि आज सभी जगह, चाहे बात नेगेटिव चल रही हो चाहे पॉजिटिव चल रही हो, बात तो चल रही है ना, और बात ये चलती रहनी चाहिए। कोई बात नहीं, जो नेगेटिव भी कर रहा है वो भी कम से कम वो आंदोलन को गति तो दे रहा है। 150, 200, 2000, 5000 लोग देख रहे हैं, बात लाल ढंग की हो रही है। बहुत बार कहा कि कमेटी बनाई है, तो जैसे अभी हमारे रविंदर भाई है, बहुत बड़ा रोल है इनका, बहुत बड़ा रोल। मैं आपको बता दूं, कोटद्वार में जब से आया हूं, इनसे ज़्यादा मेहनत किसी ने नहीं की होगी। और हमारे देवेंद्र भाई हैं, देवेंद्र रावत जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही 2-4 लाख लोग भाई यहाँ पर जुड़े। ये भाई साहब है बेस्ट भाई जी, पहले दिन से, मतलब दिल्ली था मैं, उससे पहले से ही सोशल मीडिया पे ये लगातार, और रोज ये आते हैं। मैं शायद 1-2 दिन का मैंने गैप किया, बीच में दिवाली थी, मैं पत्रकार हूँ, मेरी भी रोजी रोटी है, 1-2 विज्ञापन मुझे भी चाहिए, मैं कहाँ से अपने परिवार को, जबकि मैं दीपावली में बहुत अच्छे विज्ञापन करता था, इस बार नहीं कर पाया। जितना मैंने खोया है ना, मुझे पता है। लोग तो कुछ भी कहते, एक बार मुझसे बात करें, आई टू आई कांटेक्ट करें, प्रवीण थापा जी आपने इतने पैसे खाए हैं, आपने इतना किया, मुझसे बात करें तो मैं उनको बताऊंगा कि मैंने कितना खोया है। कुछ भी कोई कह देता है, खैर वो पीड़ा होती है, छोड़ो वो सब चीज़ें। आंदोलन हमारा पॉजिटिव वे में जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दिल की बात है, यह रोड बन के रहेगा और इसमें आप सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये रोड बिल्कुल बन के रहेगा जिस प्रकार से चल रहा है, इसलिए हम भी आंदोलन को नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद। तो बस यही कहूँगा आप सभी लोगों से, दिल से जुड़िए और अपने दिल में हाथ रख के जरूर सोचेगा कि यार ये आंदोलन हमारा किस प्रकार से चल रहा है। 42 दिन हम लोग जिस प्रकार से वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं। 3 दिन मैंने भूख हड़ताल की, और मैं आपको बताया तो लोग बोलते हैं कि 3 दिन भूख हड़ताल क्यों, उसका एक रीजन था, क्योंकि 10 तारीख को कोर्ट में पैरवी थी कोर्ट में। तो मैंने सोचा यार मैं 3 दिन भूख हड़ताल करूंगा तो शायद एक मैसेज जनप्रतिनिधियों तक जाएगा और वो अच्छे से सीरियसली उस पर काम करेंगे। 3 दिन की भूख हड़ताल, इसलिए मैंने 3 दिन की रखी। जिंदगी में कभी कोई व्रत भी नहीं रखा मैंने, लेकिन मैंने कहा 3 दिन की भूख हड़ताल से एक मैसेज आएगा। और उसी भी संजय रावत जी भी हमारे साथ आ गए, तो उन्होंने थापा जी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो 3 दिन हम दोनों भाइयों ने किया। उसके बाद राजा राम अणसवाल जी को मैं दिल की गहराइयों से, जितना भी उनको मैं कहूँ उतना कम है, क्योंकि मैंने 3 दिन की भूख हड़ताल की, मुझे पता है किस प्रकार से शरीर होता है। उन्होंने 8 दिन की भूख हड़ताल की है, तो बहुत बड़ा काम किया, ग्रेट सैल्यूट है उनको। इस उम्र में भी उन्होंने 63 साल की उम्र में, तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और कहीं ना कहीं उससे भी हमारे आंदोलन को बहुत बूस्ट मिला है, आगे हम बढ़े हैं। तो ऐसे ही हम सभी लोगों की को ये जो लालढांग चिल्लर खाल मार्ग की आवश्यकता है, हम सभी लोगों को, भाई लोगों ने कहा, रविंदर भाई ने कहा, देवेंद्र भाई ने कहा, मैम इंदु नोटियाल जी को, देखिए किसी का नाम अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं यार क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में कह देते हैं हमारा नाम नहीं लिया उसने, मुझे बोलना थोड़ा कम आता है, मैं नहीं बोल पाता हूँ। बहन को मैं नहीं भूल सकता, उन्होंने जिस प्रकार से साथ दिया है लगातार, जब मैं दिल्ली था, है ना, यहाँ पर बहुत सारे शिवानंद लखेड़ा जी हमारी बहन है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हम सभी का मार्ग है ये, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ आंदोलन को मत छोड़िए प्लीज़। बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई, आप सभी लोग जितने भी आए हैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आंदोलन से जुड़िए भाई, छोड़ना नहीं यार इसको प्लीज़ यार। मैंने जैसे मेरा नारा ना एक ही लक्ष्य है, तो अभी मैंने थोड़ा सा इसको मैंने चेंज कर दिया। मेरा अपना जीवन का मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा, मैं नहीं छोड़ूंगा। का मामला है तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पत्रकार हमारे प्रवीण थापा जी को, जिन्होंने की ये चिनगारी जब इन्होंने तैयार कर दी थी, चिनगारी यही एक 16 बनेगा, और जब कोई चीज 16 बन जाता है तो उसको रोकना असंभव हो जाता है। पर टू समथिंग सोसाइटी के द्वारा कोटद्वार में एमके पीएन के निवास पर, कोटद्वार के आप भी थे हमारे साथ जो आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय पाल रावत साहब। तो उस दिन जो है एक इस आवाज को उठाने के लिए एमके पीएन के जो शिवनगर में उनका प्रांगण है, उनके
निवास स्थान पर इस मीटिंग की एक मीटिंग हुई। कोटद्वार के जितने भी संगठन हैं, सारे संगठन उसमें आए थे हमारे साथ। उसमें कई गणमान्य लोग वहां पर थे कि भाई हम यहाँ पर कोटद्वार जो है हमारा पूर्व सैनिक व सैनिक बहुल क्षेत्र होने के नाते सैनिकों की तादाद यहाँ पर बहुत है। तो हमारे यहाँ पर उपाध्यक्ष देवेंद्र रावत साहब हैं, प्रकाश रावत साहब हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हमारे महेंद्र पाल रावत साहब थे। हमने कहा देखो अगर जहाँ पर पूर्व सैनिकों की बात आती है और जहाँ पर सैनिकों की बात आ जाएगी तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमने उसी दिन हमने ये सिद्धांत कर लिया कि हमने कहा जी पूर्व सैनिक आपका साथ ग्राउंड से लेके और दिल्ली तक जहां भी हमारे को जाना होगा हम बिल्कुल जाएंगे वहां। 23 सितंबर को कोटद्वार लालडांग चिल्लर खालमांग, जिसमें कि मैं धन्यवाद करता हूं प्रकाश कोठारी साहब का, मयंक कोठारी जी का और जितने भी उस मीटिंग में भाग लिया, जिन्होंने प्रतिभाग किया, कम से कम 20 संगठन के लोग उसमें थे और उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। और 31 तारीख को जो हमारी रैली कोटद्वार चिल्लर खाल से लेके और तहसील तक जो चली, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी रैली कोटद्वार में पहली बार हुई होगी। हमारा मुद्दा एक ही है कि हमें लालडांग चिल्लर खाल मार्ग को किस रूप में हमको बनाना चाहिए, चाहे हमारा कोई विपक्ष का जाए, पक्ष का जाए, हमारे को रणनीति बननी चाहिए। जो कानूनी सलाहकार है, क्योंकि कानूनी दांव पेच इसमें जब फंसा हुआ है तो मेरे जैसे वहां जाके करेगा क्या भाई। तो इस डेलीगेशन में सबसे पहले इसमें जो कानूनी सलाहकार जो हमारा कोई, जैसे हमारे रोहित डंडियाल जी हैं, जो मैं खास इतना जानता नहीं इस विषय में, तो हमारा सबसे पहले डेलीगेशन में कानूनी सलाहकार पहले होना चाहिए, क्योंकि ये पेज फंसा हुआ है, कानूनी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, तो हमारे पास कानूनी सलाहकार होना बहुत जरूरी है इसमें, जो कि इस कोटद्वार को भली भांति जानते, जिनका कि परिचय बड़े बड़े जैसे हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है, उन लोगों की भी एक इंडस्ट्री से भी हमारी एक डेलीगेट हमारी कमेटी में होना चाहिए। तो 7 की जगह ये 11 भी हो सकती है, क्योंकि अगर हमें मुख्यमंत्री के पास जाना है, राज्यपाल के पास जाना है, दिल्ली जाना, कहीं जाना है, तो ये डेलीगेशन जो है वहां जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले तो कानूनी सलाहकार बनेगा, उसके बाद उसमें एक अध्यक्ष चुना जाएगा। कि आज 40 दिन के बाद ये जो बात आज निकल के आई है कि एक डेलीगेशन बनेगा, जो कि मुख्यमंत्री से लेके पत्राचार के माध्यम से वो जो भी कानूनी बात होगी अपनी बात करता रहेगा, और बाकी जो आंदोलन चल रहा है वो विधिवत चलना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का किसी को वो नहीं होना चाहिए। करता हूँ हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर हमारे लगातार प्रकाश रावत साहब और हमारे देवेंद्र रावत साहब, मदन नेगी साहब, ये हमने आज ये हमारे दराली राज सामग्री के लिए इनका नाम वहाँ था कि इन लोगों ने वहाँ जाना था। मुझे जब हमको घर आना होता है, विशेष रूप से जब हमको त्योहारों में घर आना होता है सर, मैं कल ही मैं दिल्ली से वापस आया था, तो मैं देख रहा था वहाँ ISBT में उत्तराखंड रोडवेज की 3 बसें खड़ी थी। तो मैक्सिमम जो बसें खड़ी है वो बसें खड़ी है ऋषिकेश के लिए, देहरादून के लिए, हरिद्वार के लिए। या कुमाऊं का जो रीजन देखेंगे, जो आनंद विहार उनका जो पड़ता है बस डिपो, वहाँ पर आप देखेंगे तो हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, वहां पर बोर्ड में लिखा हुआ है कोटद्वार, लेकिन ये नहीं पता कि 1 घंटे बाद बस आएगी, 2 घंटे बाद बस आएगी, 3 घंटे बाद बस आएगी। तो सीरियसली उसमें ऐसा फील होता है वहाँ पर मेट्रो सिटीज में रहते कि हम कोटद्वार वालों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। मैं जब कल कोटद्वार में आया तो मैं पहले आया मेरठ तक, फिर मेरठ से आया मैं बिजनौर तक, फिर बिजनौर से सर मैं नजीबाबाद तक, फिर नजीबाबाद से टैक्सी में मैं पहुंचा सर कोटद्वार। तो दिल्ली से कोटद्वार आने के लिए मेरे को 4 गाड़ियां बदलनी पड़ी, अनदेखा किया गया है। तो मुझे लगता है कि पूरा पहाड़ का अनदेखा हो ही है, लेकिन जितने भी हमारे तराई क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा अनदेखा हमारा कोटद्वार है। आंदोलन शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो ये चिल्लर खाल मोटर मार्ग है, इसका सबसे पहले फायदा इंडस्ट्रियल एरिया को है। आज कोटद्वार का इंडस्ट्रियल एरिया इसलिए कब पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे लाइन नहीं है, ताकि वो अपना माल इधर से लॉजिस्टिक की बहुत कमी है यहाँ। तो हमने आज लोग उनको पूरी अप्रोच किया, वहाँ पे मेरी भी थोड़ी जान पहचान है वहाँ, तो वहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं, आपको अध्यक्ष कोई नहीं क्योंकि पहले वहाँ पे तिवारी जी थे, लेकिन तिवारी जी वहाँ से बैठे हैं, और जो मेन उपाध्यक्ष है उनका नाम है सुरेश ठाकुर जी, वो हाईटेक के मालिक हैं। 3-4 वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, उनसे कांटेक्ट किया जाए, उनको साथ दिया जाए, उनके यहाँ इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको साथ दिया जाए। और जो अभी थापा जी ने एक बात बोली है कि मैं किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए सब फंडिंग की जरूरत पड़ती है, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए। अब माताएं वहाँ पर बैठी हैं, चाय की व्यवस्था होनी चाहिए, इतने सारे लोग वहाँ बैठे हैं,
उनको पंखे की या दरियों की सबकी जरूरत पड़ती है सर। तो फंडिंग बहुत जरूरी है, यहाँ से लेके वहाँ जाना। अभी आपने कहा कि 26 तारीख को आप एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं, तो सर आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे? आपने किसी संपर्क किया? मैं उस दिन पहले दिन जिस दिन मैं वहाँ पे आया था, उस दिन आपको मैंने बोला था माइक से, वो रिकॉर्ड में है कि सर कभी बस की जरूरत पड़ेगी तो 2-4 बसें जहाँ से आपने घुमा के वहाँ को लेके जाइए। याद है आपको? मैंने उस दिन ये बात बोली थी। तो आपको 26 को 2-4 जितनी बसें चाहिए आप मुझे बताइए, हम बस देंगे आपको। यहाँ से लोगों को ले जाना है, कहीं से लेना, देखिए बिना बिना अभी बसत में बोला संसाधनों की जरूरत, संसाधन कहाँ से आएंगे सर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ऐसे में बैठे रहेंगे, संसाधन नहीं आएंगे। आप किसी ट्रांसपोर्टर को बोलोगे, आप किसी को भी बोलोगे, वो पैसा लेगा सर, पैसा मांगेगा, क्यों नहीं मांगे? उसका भी हमें ध्यान रखना है। फंडिंग जरूरी है, नाजायज फंडिंग की जरूरत नहीं, हम किसी से जाके मांग भी रहे हैं, लेकिन अगर कोई फंडिंग देना चाह रहा है उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। अन्ना हजारे जी भी जब वहां पे बैठे थे, वहां भी फंडिंग की जरूरत पड़ी सर। वहां भी तो लोगों को बिठाया, शामियाना लगाए, जो लगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा सर। तो मेरा ये मानना है जिसके पास जो सुविधा है वो इस आंदोलन में अपनी सुविधा को पास ऑन करे। आपको बस की जरूरत है, मैं देता हूँ बस आपको 26 तारीख को। आप बोलिएगा एक बस लाके लगा दीजिए, एक बस वहां। और मैंने उस दिन एक और बात बोली थी, जब आपका आंदोलन 2 बजे छूटता है, अगर 1:30 बजे मेरी स्कूल की बस वहां से आ रही है, तो वो जितनी भी मात्र शक्ति है उनको बिठा के किसी को यहाँ छोड़ दे, किसी को वहां छोड़ दे। बोला था, मुझे याद है, बोला था आपने, बोला था। लाती है, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया था अपने जो हमारे कैप्टन साहब है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट का देखते हैं लेडी जी, मैं कहा था कोई भी लेडी अगर वहां से आ रही है या कोई आपके आ रहा है, वो हाथ दे रहा है, आप उनको बिठा के लेके आ जाइए। सर मेरे पास साधन है, आप उसके लिए उपयोग करिए। जिसके पास बस ये लोग कैसे देगा आपको? जिसके पास जो चीज है वो प्लीज इस आंदोलन के लिए अपना सहयोग करें और दिल से करें। तो ये नहीं कि आसान नहीं कर रहे कि आपको मैं दे रहा हूँ, ये काम वो नहीं। और आप सही बात है, आप पैदल मार्ग यात्रा करके आए दिल्ली से, और आपने हमें बहुत सही बात बोली, दिवाली में आपको ऐड मिलते थे, आपने अपना पूरा टाइम आंदोलन को दिया। आपने अपना पर्सनल काम नहीं किया सर, आपने वो काम आंदोलन को दिया, उससे फायदा सबको होगा सर। हमारा स्कूल है, एमकेएन स्कूल है, इधर मिथाली जी का स्कूल है, विजय विद्या मंदिर, सबको फायदा होगा। क्यों ना हो? हम अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं सर। बिल्कुल सही। हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम ऐसे किसी आंदोलन में काम कर रहे हैं, सबको फायदा होगा सर इससे, पूरे कोरबा मार्केट को फायदा होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी से जो आप लोग नहीं अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, लोग यहाँ रहने शुरू करेंगे, आपके हरिद्वार का मार्केट बहुत पास हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जिन्हीं के पास जो संसाधन है, अब ये हमारे बैठे हैं पासे साहब, ये आदमी इकट्ठा कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही किसके पास है सर? किसी के पास 50 दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों को ला सकते हैं ना सर, वो भी बहुत बड़ी बात है सर। सिर्फ यही नहीं कि बस भेजना एक बड़ी बात नहीं है, आदमी इकट्ठे करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं यही कहूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वहाँ है, और प्लीज जिस भी संसाधन की जरूरत, मैंने बोला था किसी भी स्कूल वाले को, वाई ओनली एवियन, कोई भी स्कूल वाले को बोले तो मना नहीं कर सर। और मैं आज अध्यक्ष साहब की तरफ से भी बोल रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के, स्कूल मैंने उस दिन बोला था सारे स्कूल वाले सपोर्ट करेंगे आपको, क्योंकि ये सबके लिए फायदेमंद है। हमारे अध्यक्ष साहब का भाई का खुद स्कूल चल रहा अपना लाल, उनको इतनी दिक्कत होती है आने जाने में, तो सबको फायदा है सर इससे। और सब अगर सब इस आंदोलन से अपना फायदा देख लेना सर, ये आंदोलन वैसे खुश हो जाएगा। मत सोचिए दूसरे के बारे में, अपने बारे में सोचिए कि मैं झंडी चौक में रह रहा हूँ, कल ये रोड यहाँ से हाईवे जाएगा तो लैंड एक्विजिशन होगा, तो अपने फायदे के लिए सोचिए, हमारे आंदोलन का फायदा अपने आप हो जाएगा सर। हम कहते हैं मैं 100% दूंगा, हमारे को टीचर भी आता है वो कहता है कि मैं 100% दूंगा, मैं कहता 100% मत दीजिए, आप 70% दे दीजिए, उतना ही बहुत है। और आप अपने लिए काम कीजिए, स्कूल का नाम तो वैसे ही रहेगा सर। हमें सुविधा देनी पड़ेगी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर। क्योंकि जो हमारे
मेरे तो प्रिंसिपल सर है जफर सिंह रावत जी, और मेरी स्कूलिंग ज्ञान पार्टी से हुई, तो बहुत धन्यवाद सर। तो अब इसमें बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, क्योंकि जितनी भी इसमें डिस्कशन होना था, जो आज मीटिंग थी उसका जो भी एजेंडा था, तो लगभग सारी बातें तो आप लोगों ने क्लियर करी थी। दूसरा इसमें क्या है कि जैसे हम लोग भी, जैसे मैं दिल्ली रहा, गुड़गांव रहा, पुणे रहा, जगह जगह हम लोग जाते हैं, तो जब हमको घर आना होता है, विशेष रूप से जब हमको त्योहारों में घर आना होता है सर, मैं कल ही मैं दिल्ली से वापस आया था, तो मैं देख रहा था वहाँ ISBT में उत्तराखंड रोडवेज की जितनी भी बसें खड़ी थी, तो मैक्सिमम जो बसें खड़ी है वो बसें खड़ी है ऋषिकेश के लिए, देहरादून के लिए, हरिद्वार के लिए। या कुनाल का जो रीजन देखेंगे, जो आनंद विहार उनका जो पड़ता है बस डिपो, वहाँ पर आप देखेंगे तो हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है कोटद्वार, लेकिन ये नहीं पता कि 1 घंटे बाद बस आएगी, 2 घंटे बाद बस आएगी, 3 घंटे बाद बस आएगी। तो सीरियसली उसमें ऐसा फील होता है यहाँ पर मेट्रो सिटीज में रहते कि हम कोटद्वार वालों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। मैं जब कल कोटद्वार के लिए आया, तो मैं पहले आया मेरठ तक, फिर मेरठ से आया मैं बिजनौर तक, फिर बिजनौर से सर मैं नजीमाबाद तक, नजीमाबाद से टैक्सी में मैं पहुंचा सर कोटद्वार। तो दिल्ली से कोटद्वार आने के लिए मेरे को 4 गाड़ियां बदलनी पड़ी। और यही अगर हम उत्तराखंड रोडवेज की और जगह की बात करेंगे, तो कभी कभी लगता है कि ये जो उत्तराखंड बना है ना, जो हम कहते हैं कि भाई पहाड़ों को मतलब अनदेखा किया गया है, तो मुझे लगता है कि पूरा पहाड़ तो अनदेखा हो ही है, लेकिन जितने भी हमारे तराई क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा अनदेखा हमारा कोटद्वार है। कोई फैसिलिटी नहीं है, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इंटरनल जो इंटर स्टेट होना चाहिए था हाईवे, वो हमारे पास नहीं है। एक उत्तराखंड बेरोजगार संघ का छोटा भाई राम कनवाल ने मुख्यमंत्री से मिला, बकायदा वो लेटर मुख्यमंत्री को दिया, बकायदा मुख्यमंत्री ने वहां से रिप्लाई किया है। वो लेटर में राम कनवाल ने फेसबुक में डाला था, आपको पर्सनली आके दिखाया भी था कि नितिन गडकरी जी के लिए मार्क किया हुआ लेटर। और जब मैं दिल्ली में था, तो सुबह 10 बजे मेरी राम कनवाल से वहां भी मुलाकात हुई थी कनाट प्लेस में, वहां पर भी एक चर्चा चल रही थी कि एक बार अजय टंकर जी से भी यहाँ पर मिला जाए। तो मतलब एक आदमी वहां तक कोशिश कर रहा है, सब अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जनप्रतिनिधि ने, जो हमारी यहाँ की लोकल विधायक है, उन्होंने अभी तक एक लेटर ही, चाहे वो मुख्यमंत्री के लिए हो या चाहे वो सांसद के लिए हो, क्या अपनी तरफ से इशू किया? बिल्कुल भी। कोई दिल्ली से कोई वकील है बंसल जी, जिनका कोटद्वार से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं उनका कोटद्वार से। और पूरे रोड में जो ये मतलब अभी तक जितना भी प्रॉब्लम जो हो रखा है, तो एक वही है जो सुप्रीम कोर्ट में इस रोड के खिलाफ हमेशा याचिका डाली। तो आप मान के चलिए कि एक बंसल जी पूरी उत्तराखंड सरकार पर भारी है, पूरी जनप्रतिनिधियों पे वो भारी है। हमारे भारत में ही इतने सारे नेशनल पार्क हैं। अभी आसाम का सबसे बड़ा जो हमारे नेशनल पार्क है, पॉपुलर नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी उसमें 34 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड पास हुआ है। मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरेंस दे रखी है और भारत सरकार ने भी उसको क्लियरेंस दे रखी है, जबकि वो नया एलिवेटेड रोड है। और ये जो लालधाम चंद्रखाल मार्ग है, पुराने लोग बता रहे हैं कि सब 1980 से ये मार्ग चला हुआ है, तो हम तो किसी नए मार्ग की भी मांग नहीं कर रहे। अभी ऐसे ही मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र को टच करता हुआ एक पेंच नेशनल हाईवे है, वो भी जो है पूरा आपका नेशनल पार्क से निकलता है और वो साउंड प्रूफ नेशनल पार्क है। अभी जो दिल्ली देहरादून में बार बार हर बार मैं यही कह रहा हूँ कि दिल्ली देहरादून में नया नेशनल हाईवे बना है 2.5 घंटे में, जिसमें सरकार कह रही है कि आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाओगे, उसमें भी 10 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड बना है वो फॉरेस्ट की लैंड में बना। तो ये जो लालधाम चंद्रखाल मार्ग है, ये भारत के नक्शे से बाहर है क्या, जिसके लिए आपको यूएस से या यूएन से परमिशन लेनी पड़ेगी? की कमेटी बनाई जाए और शायद वो कमेटी बन गई होती तो हम और ज़्यादा आगे काम कर सकते थे, लेकिन आज आवश्यकता फिर वहीं पर आ गई। तो मैं फिर भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के जो संचालक महोदय, उनके जो एजेंडे में ये बात रखी गई है बिना क्योंकि देखिए काम तो सरकार ने ही करना है और हमने दम दिखाना है कि हम आपसे काम करा के रहेंगे। ये मैंने अभी एक कर्णाश्रम में एक कार्यक्रम था जिसमें मैडम जितू खंडूरी भी थी, हमारे प्रभारी डीएफओ साहब जीवन लाल मोहन जोग दंडे, वो महाराष्ट्रियन है, और उनको दोनों को आमने सामने मैंने खड़े होकर के बात की। मैंने पहले इस मुद्दे पे बात की जाए, आप हमारे आंदोलन में चिराखाल क्यों नहीं आ पा रहे? बोले बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी वहाँ। मैंने कहा आप नहीं जाओगे तो हम खुद आपके सामने बात कर रहे हैं, आपको एक दिन आना ही पड़ेगा, ये आपकी समस्या नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मुझे विश्वास में लिए, मेरे से भी नाराज हो गए, आप कैसे चलेंगे? मैंने कहा हम तो जाएंगे, तो हम वहाँ से भी लिंक बना के चल रहे हैं। भाई काम तो शासन नहीं करना, उन्होंने करना, वो उठाने तो हम उनसे उठवाएंगे, हम उनका घेराव करेंगे। अभी जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, तो चुनाव होने हैं 2027 में, और इतना भी आसान नहीं है कि 2 दिन में ये काम हो जाए।
इतना यज्ञ हो गया, इतना वो हो गया, उसके बाद भी अब ये आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम जो अपने हिसाब से होना है। क्योंकि जो इस केस की पैरवी कर रहे थे मिस्टर वर्मा जी, वो अट गए। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार में भारतीय वन सेवा के IPS श्री संजीव चतुर्वेदी जी हैं, और वो इतने ऑनेस्ट हैं कि हरियाणा कैडर के IPS हैं, और उनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सारी पत्रावलियाँ खोलते रहे, और आज की तारीख में 18 सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी पैरवी करने से अलग हो गए, हम उनका केस देखेंगे ही नहीं।